चलिए शुरू करते हैं। ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। और हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उन घटनाओं की जो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान हुई। ब्रिटिश सरकार जब भारत में शासन करती थी तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कई जगह से घटनाएं यानी कई जगह से क्रूरता दिखाई, जिसके उदाहरण हमारे पास इतिहास में रखे हुए हैं। हम लोग लगातार उनको पढ़ते भी हैं। इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने कई जगहों पर लोगों को जो है हताहत किया है, कई जगह लोगों की जान की है, नरसंहार हुआ है। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत मायने रखती हैं, उनको जानने की जरूरत है। इन घटनाओं को पढ़कर हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीय लोगों के साथ या भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, उन लोगों के प्रति उनकी क्या जो है स्टैंड थे, क्या एक्शंस उन्होंने लिए थे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं हैं, यानी आधुनिक इतिहास की घटनाएं हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान हुई। हम लोग ऐसी कोई घटना का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे जो मुगल काल या किसी सल्तनत काल में हुई, क्योंकि उस समय की ऐसी घटनाओं पर घटनाएं तो उस समय भी बहुत हुई होगी, लेकिन किताबों में ऐसा व्यवस्थित रूप उनका मिलता नहीं है। ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो जो जितना क्रूरता अंग्रेजों ने दिखाई है भारत में, इतना मुगल सल्तनत या किसी भी शासन काल में देखने को नहीं मिली है। वो भले ही टैक्स लेते थे, लेकिन हमारे लोगों को मारते तो नहीं थे, गोलियों से नहीं मारते थे। अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा रोष पैदा हो गया था। और भारत के लोगों को आजादी जैसे शब्द की जो है वो मायने समझ में आ गए थे। उन्होंने सोचा कि हम लोग गुलाम अब नहीं रहेंगे, चाहे मुगलों के हो, चाहे सल्तनत के हो या अंग्रेज के हो। हमें गुलामी किसी तरह की चाहिए नहीं, और भारत एक स्वतंत्र देश बनेगा। तो जब आप स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हो तो जिससे स्वतंत्र होना है आपको उसका सामना जरूर करना पड़ेगा। और ऐसे में हजारों देश के लोग जो है वो शहीद हुए हैं। हजारों लोगों ने अपनी शहादत देश को आजाद करने में चलाई लगाई है। तो अगर इन देश के उन लोगों को हम लोग याद ना रखें या अपने दिल में जगह ना दे तो ये गलत होगा। और ये उनके लिए भी अन्याय होगा जिन्होंने अपने लिए जान दी है। यानी अगर वो भी उनको अगर इस बात का एहसास होता कि शायद मेरे जाने के बाद लोग हमें कुछ इस तरह से याद नहीं करेंगे, तो लोगों को बड़ा दुख होगा जिन्होंने देश के लिए जान दी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की, महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में काफी मायने रखती है। पहला जो घटना है, पहली जो घटना मध्य प्रदेश के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। आपने एक घटना जो भारत के इतिहास में पढ़ी होगी उसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। और पंजाब के जालियांवाला एक जगह है जहां पर अ, भारत के जो क्रांतिकारी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का विरोध करने के लिए सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक से उस जगह पर अंग्रेज सेना आ जाती है और गोलियों से उन लोगों को मार देती है। और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। अभी तक उसके बारे में लोग बोलते रहते हैं कि संख्या का अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है, पता ही नहीं चला कितने लोग मर गए। आज भी वो दीवारें जो है वो वॉल्स हमने सुरक्षित रखी हुई है जिन पर गोलियों के निशान है। अगर आप कभी भविष्य में या कभी जाते हो या गए भी हो जलियांवाला बाग, तो वहां पर आपको वह एक एहसास होगा किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को वहां पर मारा था। लेकिन ये तो भारत की बात हो गई। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा नरसंहार देखने को मिला था जिसकी संज्ञा मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग से की जाती है। कि ये जलियांवाला बाग कहा जाता है मध्य प्रदेश का, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बिना कुछ सोचे समझे अंग्रेजों ने गोलीबारी करना शुरू कर दी थी। और लगभग 21 लोगों को वहीं मृत्यु हो गई, 21 लोगों को उन्होंने वहीं पर भून दिया था, गोलियों से छल्ली कर दिया था। जबकि 26 लोग इस मैस्केर के दौरान, इस
इस घटना के दौरान शहीद हुए थे, घायल हुए थे। तो 21 लोगों की मृत्यु इंस्टेंट वहीं हो जाती अंग्रेजों के द्वारा, जो उन्हें सैन्य बल लेकर के आया था। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ये कहाँ की घटना है और इस घटना का नाम क्या है? छतरपुर जिले की एक जगह है जिसका नाम है चरण पादुका, और ये चरण पादुका में घटना हुई थी, इसलिए इसको नाम दिया जाता है चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका मैस्केर। मैस्केर का मतलब होता है, मैसेकेर का मतलब होता है जन इंसानों को मारना, क्रूरता से मारना, बिना सोचे समझे नरसंहार कर देना। और ऐसे लोगों का जो बिल्कुल निरीह है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे थे, जिनका कोई दोष नहीं है, तो निर्दोष लोगों की जब हत्या होती है तो बिल्कुल एक क्रांति जन्म लेती है। और शायद यही कारण था कि इन छोटी छोटी घटनाओं ने बड़ा रूप लेकर के भारत को अंत में आजादी दिलाई। तो चलिए बात करते हैं चरण पादुका नरसंहार की। क्वेश्चन आता है कि चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? डेट आपको ध्यान रखना है, 14 जनवरी 1931। 14 जनवरी 1931 को यह नरसंहार हुआ था। चरण पादुका में हुआ था, इसलिए इसका नाम चरण पादुका रखा गया। मैं बस जिस जिस पॉइंट को अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको वही पॉइंट नोट करना है। मेंस के पर्पज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चरण पादुका नरसंहार के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो मैंने इतना मैटर डाल दिया है कि आपको 5 नंबर तक का प्रश्न जो है आप वो कर सकते हो। 3 नंबर के प्रश्न में तो सीधा पूछेगा चरण पादुका नरसंहार क्या था। 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई थी। कहां पर चल रही थी ये? छतरपुर जिला है और नदी का नाम है उर्मिला नदी के तट पर। छतरपुर जिले के उर्मिला नदी के तट पर सिंहपुर जगह है, वहां पर चरण पादुका मैदान में चल रही थी जनसभा। और तभी अचानक से ब्रिटिश सैन्य बल का वहां प्रवेश होता है और वो जनसभा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने जब उस जनसभा को चारों तरफ से घेर लिया, तो उन लोगों पर बिना उनको से बात किए, बिना उनको आगाह किए, सीधा फायर के ऑर्डर मिल जाते हैं। और ये ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु होती है और 26 लोग घायल हुए। ठीक है। कुछ विशेष नेता उस समय सभा में शामिल थे, और उसमें 3 नेताओं के नाम आते हैं। सेठ सुंदर लाल बोहरा, सेठ सुंदर लाल बोहरा, धर्मदास और रामलाल। 3 लोगों के नाम इसमें आते हैं। एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूं, सेठ सुंदरलाल बोहरा, धर्मदास और रामलाल। ये 3 वहां पर जो है भारत के मध्य प्रदेश के कुछ नेता थे। और इन लोगों की वहां पर मृत्यु मिलती है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। बाकी लोग सामान्य नागरिक थे, लेकिन 3 लोगों की भी वहां पर मृत्यु हुई थी, इनकी शहादत हुई थी। ठीक है। इस शहादत को देखते हुए चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, तो अगर चरण पादुका नहीं दिया तो खंड दे देगा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। तो ऐसा अगर पूछा तो आंसर आपको होना चाहिए बघेल बुंदेलखंड में हुआ था। और इसी नरसंहार के बाद पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध एक उत्तेजना उत्पन्न हो गई, और यहीं से आंदोलन की शुरुआत होगी। तो ये आंदोलन लगातार चल रहा था कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। इस समय हम लोग मांग भी कर रहे थे। कांग्रेस और महात्मा गांधी जो है ये सेंट्रल लेवल पर मांग कर रहे थे। अलग अलग राज्यों की अलग अलग इतिहास पढ़ोगे तो हर राज्य में 1930 के दशक में एक ज्वाला फूट रही थी। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भारत ने आजादी छीनी नहीं है, भारत को आजादी जो है वो दे दी गई है, वो दान में दी अंग्रेजों ने, कई सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं। तो उन लोगों का हर एक राज्य का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जो 1930, 1920 और ये 20वीं सदी के शुरुआती दशक में जो
से लेकर आजादी तक जो घटनाएं घटी हैं, ये सभी घटनाओं ने जोड़ दिया, अंग्रेजों को मजबूर किया कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। लिखने वाले हिस्टोरियन अपने हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों ने अगर देश के लिए जान दी है, तो उसका कुछ प्रतिफल तो मिलना ही चाहिए। तो उसका फल हमें आजादी के रूप में मिला। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और 5 नंबर में भी लिखोगे तो पूरा लिख सकते हैं, और अगर 3 नंबर में लिखना है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हैं। जैसे अगर 3 नंबर में पूछा, तो छतरपुर जिले में की उर्मिला नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका नरसंहार हुआ था, जिसमें 21 लोगों की जान गई। बस, अगर इतना भी नहीं लिखना है तो 2 लाइन लिखना है तो 2 लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही लाइन लिखना होती है इसमें। और 5 नंबर में आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंसिडेंट है वो है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह। अभी झंडा सत्याग्रह है क्या एक्चुअल में? झंडा सत्याग्रह क्यों चर्चा में आ गया था? नाम में जाहिर है झंडा सत्याग्रह, इसका मतलब झंडे को लेकर के इन्होंने सत्याग्रह किया था। मतलब ये सत्याग्रह शब्द जो है वो गांधी जी से प्रेरित था। गांधी जी लगातार सत्याग्रह की बात करते थे कि आपको लड़ना नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है। अब हुआ क्या, इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई है। तो सत्याग्रह जो है जबलपुर से शुरू होता है। हालांकि इस जबलपुर के बाद ये कई जगहों पर और शुरू होता है, और नागपुर का भी नाम इसमें आता है। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए प्री में कि झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए जबलपुर में। तो वास्तविकता में हुआ क्या होगा? झंडा सत्याग्रह में विवाद तब ज्यादा हो गया जब जबलपुर के नगर पालिका भवन में झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने क्रोधित होकर के इंडिया का जो झंडा है वो नीचे उतार दिया था। तो नीचे उतारने के चक्कर में, और प्लस उन्होंने ये बोला कि सरकार की अवहेलना कर रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। झंडा मतलब ब्रिटिश का झंडा ही डलेगा, और जितने भी शासकीय भवन थे उस पर ब्रिटिश सरकार का झंडा फहराया जाएगा। कांग्रेस के लोगों का यह मानना था कि हमें अपने संघ का प्रचार करने के लिए तिरंगे झंडे को झंडे के रूप में स्वीकार्यता मिले, हम लोग तिरंगा झंडा ले जा सकते हैं, जुलूसों में इसको निकाल सकते हैं। सरकार अनुमति नहीं दे रही थी कि ब्रिटिश सरकार के अलावा कोई झंडा काम नहीं करेगा। झंडा सत्याग्रह किया गया, और हमने जबरदस्ती जो है वो नगर पालिका भवन जो है वो जबलपुर में, वहां पर झंडा फहरा दिया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। अब तिरंगे झंडे फहरा की वजह से विवाद बढ़ गया, और ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर जो थे वहां के, उन्होंने झंडे को वापस उतरवा दिया। तो जब उतारने का आदेश दिया गया, और ये भी बोला गया कि जितने भी शामिल थे लोग इसमें, इन पर सरकारी अवहेलना का प्रतिबंध लगा दिया। तो जब सरकारी अवहेलना जो प्रतिबंध लगाया गया कि भाई ऑलरेडी आपको पता है कि आप ब्रिटिश सरकार के झंडे के अलावा किसी सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा या किसी भी प्रकार का धर्म का झंडा नहीं फहरा सकते, तो आपने ये किया। तो सत्याग्रही जो भी थे उन पर मुकदमा चला गया, और उसमें एक व्यक्ति थे सुंदरलाल शर्मा, उनको 6 महीने का जेल भी हुआ। अब 6 महीने का जेल भी हुआ, तो ये सत्याग्रह और बड़ा हो गया कि भाई हमारे लोगों को हमारे अधिकार मांगने के लिए जेल दी जा रही है। तो फिर क्या हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह, ये दोनों जो है नागपुर गए, और नागपुर से इन्होंने फिर से झंडा सत्याग्रह शुरू किया। और अंत में अगस्त 1923 में आकर के, मार्च में शुरुआत की थी, 1923 की घटना है। मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये जो वाकया हुआ था 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन में चढ़ा दिया गया था। तो मार्च 1923 में ये घटना होती है। इसका फायदा हमें अगस्त 1923 में मिलता है। तो मार्च में हुआ, यानी 3-4 महीने लग गए उसमें। अगस्त 1923 को हमको फायदा मिला कि ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दी। जुलूस निकालने की, किस ध्वज के साथ? हमारे तिरंगे के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जुलूस निकालने की अनुमति दी थी, कि आप जुलूस निकाल सकते हैं अपने, अगर आप आप चाहते तो ये हमको जुलूस निकालने की अनुमति किस सत्याग्रह की वजह से मिली थी? तो वो झंडा सत्याग्रह था, जिसकी वजह से हमें भारत के अंदर अगर कांग्रेस कोई भी अधिवेशन कर रही है, कोई भी जुलूस निकाल रही है, तो उस जुलूस में अपने झंडे का इस्तेमाल कर सकती है। तो ब्रिटिश झंडे का वहां पर बाइकआउट किया गया, और हमारे झंडे का यहाँ पर उपयोग किया गया। और इसमें इस झंडा जो जुलूस निकालने का जो किया, जो मिला था हमें, इसका नेतृत्व सरदार पटेल थे कर रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी कर रहे थे।
और राजेंद्र प्रसाद करे, तो काफी बड़े लेवल पर ये आ गया था। यानी यानी एक छोटा सा सत्याग्रह जो शुरू किया था लोकल लोगों ने जबलपुर से, वो पूरे देश में फैल गया। देश में बात उठने लगी कि नहीं, जबलपुर में जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति अगर इसकी सपोर्ट में आ गए तो कितनी बड़ी बात थी। बहुत बड़ा एक काम हो गया था। तो इसको लेकर के आपको 6 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं, 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर के स्थानीय अधिकारियों में विवाद हो गया। स्थानीय लोगों और स्थानीय अधिकारियों, वहां के लोगों और वहां के अधिकारियों के बीच में क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद कब उत्पन्न हुआ, जब 8 मार्च 1923 को जबलपुर की नगर पालिका भवन में झंडा फहराते समय ब्रिटिश कमिश्नर ने क्रुद्ध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया। नीचे उतार दिया झंडा। जब नीचे उतार दिया, और जिन जिन जो जो लोग उसमें शामिल थे, इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। उनके सहयोग में सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी, ये दो लोग भी उनके सहयोगी थे। लेकिन ये सहयोगी थे, कभी भी सहयोगी लोगों को ज्यादा जो है सजा कम मिलती है, जबकि मेन जो बंदा होता है, जो मेन लीडर होता है, उसको सजा मिलती है। और सत्याग्रह की वजह से इन पर मुकदमा चलाया गया और पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 महीने का सजा दे दिया गया। इसे सजा ने काम किया। काम इसलिए किया कि हम हमारे झंडे को फहराने के लिए हमें आप 6 महीने की सजा दे रहे हो। इसका मतलब अगर हम लोगों ने बड़ी चीज मांग ली तो आप जान से मार दोगे। छोटे से काम के चक्कर में क्रोधित होकर के सरकार ने हमें 6 महीने की सजा दे दी सुंदरलाल शर्मा को। अब उसके पश्चात ये हुआ कि सत्याग्रह का जो केंद्र जो जबलपुर बना हुआ था विवादास्पद था, लेकिन हमें हमारे झंडे के लिए सत्याग्रह जरूरी था। तो नागपुर में झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया। अब नागपुर में सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन नहीं जानता। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हिंदी की कवियत्री हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, आप पढ़ोगे इनके बारे में तो सुभद्रा कुमारी चौहान या माखनलाल चतुर्वेदी हो, इन्होंने खाली ऐसा नहीं, ये कवि थे, ये कवि के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने अपनी कविता लिखते लिखते देश के आजादी पर भी ध्यान दिया। तो जो अगर हम लोग पढ़ते हैं ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान हुआ या माखनलाल चतुर्वेदी हुए, जितने भी ये लोग थे, ये खाली लिखते ही नहीं थे, देश की आजादी के लिए भी काम करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी तो जेल भी गए थे, जेल में भी किताब लिखी थी उन्होंने, रश्मि रेखा ऐसी कुछ किताब उन्होंने लिखी थी। अ, अनुमति दी। देखिए, नागपुर में झंडा सत्याग्रह शुरू हो गया और उसका फल ये हुआ कि 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपना जुलूस निकालने की अनुमति दी, जिसका नेतृत्व 3 लोग कर रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इन लोगों को वहां का नेतृत्व प्रदान किया गया। तो ये झंडा सत्याग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत जबलपुर से हुई थी। शुरुआत मत भूलना, शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था और इसकी शुरुआत कहाँ और कब हुई थी, ये ध्यान रखने वाली जो की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट्स की तरफ, अगले घटना की तरफ बढ़ते हैं। जंगल सत्याग्रह। देखिए, छोटा सा सत्याग्रह का नाम आता है जंगल सत्याग्रह के रूप में, पढ़ते हैं इसको क्या है ये। जंगल सत्याग्रह सीधी सी बात है, जंगल सत्याग्रह जो है, इसका नाम जंगल इसलिए रखा गया क्योंकि ये आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था और दांडी यात्रा करके नमक कानून को जो तोड़ा था, सत्याग्रह जो गांधी जी का था, ये इससे प्रेरित था। इससे प्रेरित होकर के कुछ नेता थे जैसे डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी। डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी, इन दो नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। और इसकी शुरुआत 1930 में बैतूल से हुई। और बैतूल में भी किस जगह से हुई, घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी नामक जगह है, यहां से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में आदिवासियों ने यह सत्याग्रह किया था। और किससे प्रेरित था, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। आपको मायने तो ये तीन चार ये 2 लाइनें जो लिखी हुई, 2 पॉइंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें
बाकी इसके बाद जब जंगल सत्याग्रह आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आगे क्या हुआ, तो आगे अलग अलग क्षेत्रों में ये सत्याग्रह फैल गया। जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल में तो था ही, बैतूल के साथ साथ छिंदवाड़ा, ओरछा, सीधी, सिवनी और हरदा। मैं खाली जिलों के नाम बता रहा हूँ, छोटी छोटी जगह भी इसमें बहुत सारी, बंजरी, ढाल, टूरिया, तो ये जगह भी यहाँ पर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ खाली जिलों की, कि किन किन जिलों में यह आंदोलन जो है व्यापक रूप से फैल गया। तो वो जिले आपके हैं, बैतूल तो है ही, घोड़ा डूंगरी जहां से शुरू हुआ था 1930 में, छिंदवाड़ा है, ओरछा है, सिवनी है और हरदा है। इन सभी जंगल एरियो में, इन सभी लोग एरियो के आदिवासियों ने ये आंदोलन छेड़ा। और ये देखिए इस आंदोलन का तरीका क्या था। ये कंधे पर कंबल डालकर, हाथों में लकड़ी लेकर, लाठी लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे लाठी लेकर के ही महात्मा गांधी ने जो है वो सत्याग्रह शुरू किया था, नमक सत्याग्रह। तो इनका खाली काम लड़ना या किसी को मारना नहीं था, बस एक प्रदर्शन करना था कि हम भी गांधी जी के साथ में हैं। तो उनका साथ देने के लिए एक तरह से बहुत दूर, बल्कि पहले बहुत इतना कम्युनिकेशन और उतना अच्छा था नहीं साधन कि आप उसी समय जाकर के उनको हेल्प कर दे। गांधी जी की हेल्प सीधे तो नहीं कर पाए, लेकिन उनसे इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने एक काम किया। और जो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए एक व्यक्ति का नाम आता है गजेंद्र सिंह कोरकू, जनजाति के नेता है, के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए आदिवासी लोग जो थे, वो जंगल से बाहर निकल करके ब्रिटिश सरकार के सामने आ गए, लाठी और कंबल लेकर के। और जो नेतृत्व करने वाले थे वो गजेंद्र सिंह कोरकू थे। तो गजेंद्र सिंह कोरकू का संबंध किस सत्याग्रह से है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजेंद्र सिंह कोरकू का संबंध किन सत्याग्रह से है। तो गजेंद्र सिंह कोरकू का संबंध जंगल सत्याग्रह से। और ये क्वेश्चन आदिवासी जनजातियों से जरूर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 2000 अभी 20 का जो पेपर प्री का हुआ था, वहां पर भी आदिवासी नेता जो थे, एक हम तो नेता ही बोलेंगे उनको, हमारे लिए तो नेता ही है वो। और वो टंटिया भील के बारे में पूछा गया था। तो टंटिया मामा के नाम से जानते हैं भील समुदाय में उनको। तो उन टंटिया भील जो है उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, इनका ओरिजिनल नाम क्या था। अंग्रेजों को काफी परेशान किया था, काफी ज्यादा लोगों को उस एरिया में अंग्रेज परेशान थे उनके नाम से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मध्य प्रदेश में अभी क्या है, हमने जो पढ़ा जंगल सत्याग्रह, इसका भी संबंध नमक सत्याग्रह से ही था। तो लेकिन वो नाम उसका नमक सत्याग्रह ही नहीं था, वो अलग चल रहा था, नमक जंगल सत्याग्रह, जो प्रेरित किससे था, नमक सत्याग्रह से। नमक बनाना उसका काम नहीं था, ये ध्यान रखना। कई बार हम लोग पढ़ लेते कि भाई जंगल सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह से प्रेरित माना गया। तो जंगल सत्याग्रह नमक सत्याग्रह नहीं था। जंगल सत्याग्रह खाली नमक सत्याग्रह से प्रेरित था, कि हम भी जैसे अंग्रेजों ने नमक सत्याग्रह खाली एक लोगों के मन में धारणा पैदा करना कि हम इस तरह से भी कानून तोड़ सकते हैं। तो नमक सत्याग्रह ऐसा नहीं कि हर जगह आप नमक ही बना रहे हो। नमक सत्याग्रह से सीधे सीधा मतलब था कि अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानना, बाइकाट करने का एक तरीका था। और गांधी जी ने यही किया था, नमक तोड़ करके उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी ना। उसके बाद में उन्होंने मूवमेंट भी चलाया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। बात तो भारत में, इंडिया में इनके तीन आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और तीसरा जो था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में सीधा बोला कि करो या मरो। अभी आखिरी मामला है आपका। तो वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी कि हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, जो बहुत ज्यादा क्रूर टाइप के हैं। तो 6 अप्रैल 1930 में दो लोग, अब यहां पर भी एक हिंदी कवि का नाम आता है, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये हिंदी के कवि हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र, इन दोनों ने सत्याग्रह की शुरुआत की। इन्होंने बोला कि जब गांधी जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, सिवनी जिला में, ये नेतृत्व तो शुरुआत इनने की। और सिवनी जिला में क्या हुआ, गांधी चौक जो था, वहां पर नमक बनाकर, सिवनी जिले के
गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। और नमक किसने बनाया था? दुर्गा शंकर मेहता ने बनाया था। नेतृत्व की शुरुआत किसने की थी? गोविंद सेठ और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने शुरुआत की। और इस सत्याग्रह को बढ़ावा दिया। जबलपुर से शुरू हुआ था। और नमक कहाँ पर बनाया गया था? इस आंदोलन के दौरान ही नमक का जो बनाया गया था, सत्याग्रह किया था, वो किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में किया था। लेकिन अगर शुरुआत मानी जाए तो कहाँ हुई थी नमक सत्याग्रह की शुरुआत? जबलपुर में हुई थी। तो ये जबलपुर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिवनी, खंडवा, सीहोर, रायपुर, सभी नगरों में नमक कानून तोड़ा गया। जब गांधी जी ने नमक उठा करके, नमक बनाया नहीं था, उसी तरह नमक उठा करके बोला हम टैक्स नहीं देंगे, हम अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ते हैं। तो जब उन्होंने तोड़ा तो देश के कई हिस्सों में लोगों ने नमक बना बना करके, नमक उठा उठा करके कानून को तोड़ा। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कई जगह शहर शामिल थे, जिसमें सिवनी, जबलपुर, खंडवा, सीहोर और रायपुर जैसी सीटियां शामिल थी। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर ये नमक कानून तोड़ा गया था। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह पर अगर क्वेश्चन आए तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसमें प्री भी कवर होगा आपका, और मेंस के भी डेटा आपको पूरा पूरा इसमें मिल रहा है। तो आप इसको अच्छे से देख करके, और जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उनके लिए तो और भी अच्छा है। जो लाइव देख रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, प्लस अपने नोट्स बनाए तो अच्छी बात है। नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जब भी आपको वीडियो मिले तो आप उसको पॉज कर करके अपने आराम से नोट्स बना सकते हैं। जो जो बातें बोली जा रही है उसको ध्यान रखिएगा। तो नमक सत्याग्रह करना खाली नमक नहीं था, ब्रिटिश सरकार के हर उस कानून को चुनौती थी जिसका संबंध हमारी जीविका से था। कल से अगर वो पानी पे टैक्स लगा देगी तो क्या होगा? तो ऐसी चीजें जिसका संबंध जीविका से है, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत महंगा नमक मिलता था हमें, और आज तो बहुत सस्ता मिलता है उसकी तुलना में। आज नमक पर ऐसा कोई टैक्स गवर्नमेंट लगाती नहीं बहुत ज्यादा, कि हमको इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि हम परेशान हो गए। 2-2 रुपए में भी नमक मिलता है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, क्वालिटी बना बना के लोग ऊपर बेच देते हैं। लेकिन नमक तो बहुत सस्ता भी इंडिया में मिलता है। तो ऐसा दिक्कत नहीं है आज तक भारत में नमक को लेकर कि नमक नहीं देंगे। तो नमक बहुत साधारण चीज बना दी गई थी बाद में, कि इसको इतना ज्यादा हवा नहीं देना है कि नमक जो है वो लोगों के लिए परेशानी बन जाए। तो आज भी सरकार को पता है कि अगर नमक के साथ छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं ये फिर से आंदोलन का रूप ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट नरसंहार जो है उसका नाम है सोहावल का नरसंहार। ये सोहावल का नरसंहार भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने आम सभा की थी। इन्होंने वहां पर भी क्या किया था? ब्रिटिश सैनिकों ने 2-3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी थी। और गोली मार करके, हालांकि इसको जालियांवाला बाग कांड से हम लोग इसको संज्ञा तो नहीं देते, लेकिन जिस गांव में ये हुआ था, माजन नाम के गांव में हुआ था। तो माजन नाम के गांव में होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया, माजन गोली कांड के नाम से प्रसिद्ध है। माजन गोली कांड। तो ये माजन क्या है, कहाँ है? ये माजन पड़ेगा आपको सतना जिले में। सतना जिले के अंतर्गत बिरसिंहपुर एक जगह आती है। बिरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र भी है मध्य प्रदेश में। तो बिरसिंहपुर नाम की जगह पे हनोता एक गांव है। और हनोता गांव में माजुली, हनोता जो गांव है उसके गांव में 10 जुलाई 1948 को सोहावल रियासत में, ये रियासत के नाम पे नाम रखा गया इसका, सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 3 लोगों ने वो किया था, शांतिपूर्ण तरीके से काम किया था। और कौन थे? सम्मिलित होने जा रहे थे लाल बुद्ध प्रताप सिंह। ये सम्मिलित हो रहे थे, इन्हीं के नेतृत्व में काम चल रहा था। नेतृत्व करता भी लाल बुद्ध प्रताप सिंह ही थे। लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मनधीर पांडे, 3 लोग, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मनधीर पांडे साहब, इन तीनों लोगों ने सोचा कि अब शांतिपूर्ण तरीके से आम सभा को आयोजित करना है और लोगों को ब्रिटिश सरकार के कानूनों के विरुद्ध जो है जागरूक करने की जरूरत है। तो सोहावल रियासत में ये काम होने वाला था। और ये तीनों लोग उस आम सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। तो आम सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही ये माजन गांव के समीप पहुंचते हैं वहां इनका सामना हो जाता है ब्रिटिश सैनिकों से। क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों को सूचना देने के लिए वैसे ही कई भारतीय लोग थे।
हमारा देश इसलिए ब्रिटिश से हार गया, हमारा देश में इसलिए ब्रिटिश शासकों ने राज किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि भारत के लोगों को आसानी से जो है अपनी तरफ किया जा सकता है। और बहुत सारे हर देश में ये है कि जो देश के गद्दार कहे जाते हैं, जिन जो देश के खिलाफ देशद्रोह का काम कर लेते हैं, ये हमारे भारत का प्रकृति नहीं है, ये दुनिया में हर एक देश में आपको मिल जाएंगे। और हर देश हारता है अपने ही लोगों की वजह से। और हमारे यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट हुए, उन सबकी सूचना अंग्रेजों को जो भी देता था, वो सब इंडियंस ही थे। राजा अपने उद्देश्य पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों का साथ देते थे। महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही नहीं मरती। महारानी लक्ष्मीबाई को पीछे जो जो मेन राज जिसने बताया था, वो उनके ही घर का एक व्यक्ति था, राजा, जिन्होंने अपना राज हासिल करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई, उनके उनके पिता, उनके उनके पति और पुत्र सबको मरवा दिया था। आप लक्ष्मीबाई के बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी। तात्या टोपे कभी इनके हाथ नहीं आते। आधे लोग तो जानते भी नहीं थे कैसे दिखता है। अंग्रेज तो नहीं पहचानते थे इनको, लेकिन फिर भी तात्या टोपे को मार दिया गया, फांसी में लटका दिया गया बीच चौराहे पे। मानसिंह करके एक व्यक्ति था जिसने एक खबर दी थी कि यहाँ पर है। तो हमारे ही देश के लोग जब हमारे देश के लोगों के खिलाफ हो जाए या उनकी सूचना दे दे, मुखबरी कर दे, तो फिर ऐसे आंदोलन जो है वो अपना जो पीक पर नहीं पहुंच पाए। तो सोहावल का नरसंहार भले ही छोटा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जो किया वो गलत किया। तो 1900 वो किया भी कब, 1948 में जब देश आजादी होने वाला था। मतलब 1948 में ये हुआ था, बहुत लेट। देश तो आजाद हो चुका था, उसके बाद क्यों हो रहा है ये? तो ये अपना जनसभा कर रहे थे। पता नहीं ब्रिटिश सरकार को उस समय क्या था। तो उस समय भी इतना लेट जाकर के ये आंदोलन हुआ था। तो महाजन गोलीकांड के नाम से प्रसिद्ध था, और इसलिए सरकार बहुत ज्यादा गुस्से में इसलिए आ गई थी, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि अब तो आजाद कर दिया आपने, उसके बाद भी ये क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिला था सतना जिले में। आगे चलते हैं, पंजाब मेल कांड की बात करते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड ये काफी फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग नहीं मरे थे। पंजाब मेल हत्याकांड में इंडियन की नहीं मृत्यु हुई थी। यहाँ पर भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी को मार दिया था, भारतीय ने। और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी को रेल के अंदर ही, रेलवे स्टेशन पर ही हमला करके मार दिया था। 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह और देव नारायण सिंह तिवारी और उनका एक साथी साथ देना दलपत राव उसमें शामिल नहीं था। दलपत राव ने उनको सहायता पहुंचाई थी। तो यशवंत सिंह और देवनारायण ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर, खंडवा की घटना है ये। तो पंजाब मेल कांड कहाँ हुआ था? ये खंडवा में हुआ था। खंडवा रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश एक अधिकारी थे, इनकी हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या करने के बाद ये दो व्यक्ति, जो पहले वीर यशवंत सिंह और वीर देव नारायण सिंह, इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। और दलपत राव जो उनके सैनिक, जो उनके सहायक थे, उनको काला पानी की सजा दी गई। तो भले ही उन लोगों को बाद में सजा दी गई हो, लेकिन उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ जो कार्यवाही की थी, उससे कई सारे लोगों में, भारतीय क्रांतिकारियों में जोश फैल गया। पहले ये नहीं होता था कि ब्रिटिश तो हमको मारते ही थे, वो तो आम बात हो गई थी। अगर ब्रिटिश ने किसी व्यक्ति को मारा है, किसी इंडियन को मारा है, तो वो तो बहुत आम बात थी। लोग उससे डिमोरलाइज हो जाते थे कि यार हम लोग को मार दिया, ठीक है, होता ही था। शहादत तो उस समय दरकार तो थी ही। लेकिन जब किसी भारतीय क्रांतिकारी ने ब्रिटिश सरकार के आदमी को अगर मारा, तो ब्रिटिश सरकार के आदमी को मारने के बाद जो लोगों में लहर दौड़ उठी कि हम लोग बहुत, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये नहीं कि हमारे लोगों को मार दिया गया बाद में, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधिकारी को मारने से बहुत सारे जो आने वाले जो जो क्रांतिकारी थे, उनको काफी ज्यादा सहायता मिली और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार को हमें हराना ही होगा, और ऐसे ही हराना पड़ेगा। तब ये एक दौर आया था जब हमारे देश के लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र ही कर रहे थे हमेशा, जैसे चोरा चोरी कांड। अभी सरकार ने चोरा चोरी कांड का नाम चेंज किया है। चोरा चोरी कांड का नाम बदल करके चोरा चोरी षड्यंत्र कर दिया गया। तो चोरा चोरी कांड जो शब्द लिखा हुआ था, उससे हमारा थोड़ा नेगेटिव एनर्जी आ रही थी कि नेगेटिव बात थी। लोग उसको कांड शब्द थोड़ा नेगेटिव चीज लेकर के आता है, और शब्द जो है वो उसके मायने गलत कर देता है। तो उसको नाम बदल दिया गया। अब आपको चोरा चोरी कांड नहीं देखने को मिलेगा, चोरा चोरी कंस्पेरेसी या चोरा चोरी षड्यंत्र नाम से इसको दिया गया है। तो पंजाब मेल
से वो आ रहे थे और उसी पर हमला कर दिया खंडवा पे। तो इसको बोला गया क्या? पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चावल आंदोलन की। चावल आंदोलन की बात करते हैं। 28 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को तो क्लीमेंट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटिश के, और 20 फरवरी को उन्होंने बोल दिया था कि हम लोग भारत को आजाद करेंगे। लेकिन उनके 8 दिन बाद भी रीवा राज्य में जो है, रीवा राज्य में वसूली जब कर रहे थे वो चावल को लेकर, जो लोग चावल उगाते थे उनसे जबरदस्ती वसूल करते थे, और ये एक तरह का लगान था। तो उसके विरोध में त्रिभुवन दास तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया, दो लोग थे, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। और इन्होंने ब्रिटिश रीवा के राज्य के जो सैनिक थे, इन इन सैनिकों ने दोनों क्रांतिकारियों की हत्या कर दी। इन्होंने बोला कि हम लोग नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, उसके विरोध कर रहे थे। और विरोध करने के बाद इन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और इस आंदोलन को चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चावल आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये रीवा में हुआ था। इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा मुद्दा था, खाली विरोध करने पर मार दिया गया था। लेकिन विरोध तो हो रहा था अंग्रेज की नीतियों के खिलाफ। लेकिन 28 फरवरी 1947 को हमें आजादी का तिलक का ऐलान तो कर दिया गया था। 20 तारीख को ही वो बन गया था, उसने बोला था कि हम लोग भारत को आजाद करेंगे। और 30 जून 1948 को भारत को आजाद करने की बात चल रही थी। 30 जून 1948 को भारत को आजाद करने की बात चल रही थी, लेकिन फिर भी माउंट बेटन ने भारत को जल्द ही आजाद कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जब क्लीमेंट एटली देश के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, तो क्लीमेंट एटली ने क्लियर बोल दिया था, उनके उनके वक्तव्य है ये। उन्होंने उन्होंने बोला था कि भारत को फ्री करना है, और भारत को हो सके तो तुमसे जितना हो सके भारत को यूनाइटेड रखो, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लीडरों ने हमेशा उन पर यही दबाव बनाया था कि हमें अलग मत करिए। तो उन्होंने ये बोला भी था माउंट बेटन को कि हो सके तो आपसे जितना बन पड़े कि आप भारत को तोड़ना मत, उसको यूनाइटेड रखना। लेकिन माउंट बेटन योजना में तो भारत के अलग अलग टुकड़े कर दिए गए। दो तो पाकिस्तान बना दी, हालांकि वो पाकिस्तान तो एक ही था, लेकिन दो टुकड़े उसके हुए। एक भारत बना, और बाकी देसी रियासतें पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया था, पूरा इंडिया को ऐसा तोड़ दिया था। तो सोचिए अब कितने ज्यादा जो है इनके अंग्रेजों ने जो है वो जो ये जो वहां से जो इंस्ट्रक्शन मिले थे उसके अलावा भी इन्होंने कुछ काम किए। तो अगर क्लीमेंट एटली चाहते तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते कि नहीं कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान नहीं बनेगा, इंडिया को हम लोग यूनाइटेड ही रखेंगे। तो शायद थोड़ा फोर्स डालते अगर, और जिन्ना को ले लेते, अगर जिन्ना के ऊपर फोर्स डालते तो शायद कभी ऐसा होता नहीं, और हमें इतना सामना नहीं करना पड़ता, बहुत समस्याएं हुई इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए जालियांवाला का बाग जो है वो हत्याकांड जो है वो एक बहुत बड़ा हत्याकांड के नाम से, बहुत बड़ा एक नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग जगहों पर अगर डायरेक्ट ऐसी गोलियां मारी गई तो उन्होंने उसको जलियांवाला बाग का नाम दिया गया, जैसे मध्य प्रदेश का चरण पादुका है। भोपाल में भी इसी तरह का एक हत्याकांड हुआ था, जिसको भोपाल का जालियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के समय की बात है, और ये तो बात बहुत बात की बात है। देखिए हुआ क्या था, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं था पहली बात तो। भोपाल जलियांवाला बाग का संबंध ब्रिटिश सरकार से नहीं था। ये था भोपाल रियासत की जो नवाब की जो सेना थी, ये उसके खिलाफ था। तो स्थानीय लोग चाह रहे थे कि भोपाल जो है वो मिले किसमें, भारत संघ में। और 1950 जनवरी 1950 तक नहीं मिला था। तो जनवरी 1950 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन विरोध किया गया, क्योंकि अपना पर्व हम लोग खुशी से नहीं मना पा रहे थे। पूरा देश आजादी से मकर संक्रांति का पर्व मना रहा था, पूरा देश आजादी से दिवाली मनाया था। लेकिन भोपाल रियासतों के लोग जो है वो अभी भी जो है वो रियासत के अंदर में थे, और आजाद नहीं महसूस कर रहे थे अपने आप को। दिवाली बीत जाने के बाद उनके अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ, और कुछ लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहरा दिया। और तिरंगा फहराया, कहां पर फहराया? रायसेन में। 14 जनवरी 1949 को, मकर संक्रांति के दिन,
रायसेन में गांव है बोरसा, गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल के नवाबी सेना के नवाब की जो सेना थी उसके अधिकारी थे जाफर अली और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में सीधे सीधे लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी थी। और इन लोगों के नाम है बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह। ये कुछ 5 लोग के नाम है। इन 5 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अभी तक हम लोग ब्रिटिश से लड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार के लोग हमको मार रहे थे। हत्याकांड के बारे में हमेशा ब्रिटिश को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। ब्रिटिशर्स तो चले गए थे 1947 में। ब्रिटिशर्स के नहीं होने के बाद भी भोपाल जैसी शहर जगह में, भोपाल रियासत में रियासत मिलने को तैयार नहीं थी। हालांकि बाद में जब सरदार पटेल आए भोपाल में और उन्होंने बार्गेनिंग की वगैरह वगैरह जो भी हुआ होगा, बाद में भोपाल रियासत को मिला लिया गया। और ये भोपाल का स्वतंत्रता का जो संघर्ष है, इस जो भी ये भी एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल भोपाल जलियांवाला बाग की कांड की बात कर लेते हैं। तो रायपुर में रायसेन के जो गांव है बोरसा गांव, रायपुर के बोरसा गांव में ऐसा हुआ था कि उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। और तिरंगा झंडा फहराया इसी वजह से क्योंकि भोपाल रियासत का अपना झंडा था, वो तिरंगे झंडे को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि भारत में उनको मिलना नहीं था। क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे वो? क्योंकि माउंट बेटन योजना में ये उनको दी गई थी, ये उनको ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप भारत में मिल जाए, भारत एक देश है जिसमें मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या अगर आप भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं मिलना चाहते तो आप खुद का ही एक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। और ये जो रियासत भोपाल थी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाह रही थी। तो भोपाल रियासत में स्वतंत्र घोषित करना चाह रही थी लेकिन वहां के लोग उसके खिलाफ थे और इसी वजह से ये हत्याकांड हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं भोपाल का जालियांवाला बाग कांड के नाम से प्रसिद्ध है ये। रायसेन में हुआ था, ये नाम भोपाल का है क्योंकि रायसेन भी भोपाल रियासत में उस समय आता था, ये ध्यान रखिएगा आप। अब बात कर लेते हैं ये जो जब घटना हुई तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं कि कब जो है भोपाल राज्य जो है हमारे पास मिल गया था। क्योंकि जनवरी में तो हमने पढ़ा कि भोपाल कांड हो गया था और भोपाल राज्य का स्वतंत्र संघर्ष क्या था। वर्तमान में जो राजधानी है हमारी, वो एक समय तक राजधानी थी ही नहीं, एक समय तक भारत में भी शामिल नहीं था और एक भोपाल की स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र नहीं था। अपने आप को भले ही वो रियासत स्वतंत्र मानती थी लेकिन भोपाल भारत में स्वतंत्र नहीं हुआ था। भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्लाह खान, इनने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय बोला। इनने बोला कि न पाकिस्तान में मिलूंगा न हिंदुस्तान में मिलूंगा। लेकिन वर्ष 1948 में जब भोपाल के विलय की मांग उठने लगी कि अब भोपाल को विलय करना है, तो बहुत सारे लोगों ने, लोगों के नाम को याद नहीं रखना है, बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो जैसे रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रकाश, शांति देवी, बसंती देवी आदि लोग, बहुत सारे लोगों ने इसका विद्रोह किया, विरोध किया, बोला कि भोपाल को मिलना चाहिए, भोपाल रियासत को भी भारत में मिलाना होगा क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ती है। इस आंदोलन, अभी धीरे धीरे आंदोलन, अखबारों के माध्यम से आंदोलन को गति दी गई, अखबार प्रकाशित किए गए, अखबार निकाला, एक अखबार निकाला गया था नई राह। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, नई राह अखबार का संबंध किससे है? नई राह अखबार का संबंध उस आंदोलन से है जो आंदोलन भोपाल की स्वतंत्रता के लिए छेड़ा गया था। तो भोपाल की आजादी से संबंधित आंदोलन के को लेकर के एक नए अखबार की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था नई राह अखबार। तो हो सकता है अखबारों के बारे में पूछ लें। ठीक है, ये अखबार लॉन्च भी कर दिया गया। लॉन्च किया गया तो इसका आदेश, इसका वहाँ के जो नवाब के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको बैन भी कर दिया, बंद भी कर दिया। आप पढ़ सकते हैं कि जुमेराती में रतन कुटी में यहाँ जो नई नई राह अखबार जो है ये कार्यालय भी था, परंतु नवाब के आदेश पर इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने भूमिगत आंदोलन चला, चुपके चुपके घर बैठ करके। बाबूलाल वर्मा एक वकील थे, उनके घर से चला गया था होशंगाबाद से कि हम लोग इस अखबार को जरूर मार्केट में लेके आएंगे, सरकार की नीति और कमियों के बारे में लिखेंगे। और जनता का दबाव जब बहुत ज्यादा देखा तब पटेल साहब को लगा कि नहीं यार, इसको भी अब जल्दी से मिला ले, हस्तक्षेप कर ले। तो सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया,
जिसके कारण हमीदुल्लाह खान ने विवश होकर के विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। और कब हुआ हस्ताक्षर? ये डेट याद रखना, 1 जून 1949। तो भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में, भारत में कब शामिल हुआ? 1 जून 1949। ये डेट याद रखना, पूछते हैं भोपाल रियासत मध्य प्रदेश में कब शामिल हुई, या भोपाल रियासत भारतीय संघ में कब शामिल हुई? 1 जून 1949 को भोपाल शामिल हुआ। और फिर भोपाल को ही राजधानी बना दिया गया बाद में, कि भाई ये भोपाल जो है वो राजधानी बनाई गई। तो उससे पहले तक भोपाल आजाद नहीं था। हमीदुल्लाह खान साहब से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर ली गई कि अब आपका राज नहीं होगा, भारत एक देश रहेगा पूरी तरह से। एक है रतौना सत्याग्रह। अभी रतौना सत्याग्रह कुछ अलग तरीके का था। एक्चुअली में रतौना सत्याग्रह पुराना है, हम लोग लगातार आजादी के आसपास की घटना पढ़ रहे थे। ये घटना 1920 की है। और रतौना सत्याग्रह में ऐसा क्या हुआ था, देखिए, अंग्रेज लोग जो थे इनको बीफ खाना बहुत पसंद था। बीफ मतलब गाय, और गायों का जो मांस होता है वो उसको बोलते हैं बीफ। कैटल जो होता है उनका मांस जो होता है उसको बीफ बोलते हैं, चाहे वो गाय हो या बैल हो। तो गायों का जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है, और अंग्रेजों को काफी पसंद था ये, अंग्रेज इसको काफी पसंद करते थे खाना। तो अंग्रेजों ने इंडिया में इसे कई जगह बूचड़ खाने जो है, आज भी इंडिया में, आज भी भारत में, सोचो, जिस भारत में गायों को माता का दर्जा दिया जाता है, उसी भारत में आज भी आजाद हो, हम तो आजाद हुए कई साल हो गए, और बीजेपी तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, गाय 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 करती है। लेकिन फिर भी भारत में कई सारे गवर्नमेंट बूचड़ खाने भी हैं, सरकार इसकी बात ही नहीं करती। एक तरफ तो गो सेना बनाती है, गो आर्मी बनाती है, और गायों के लिए जो है बहुत ज्यादा विरोध होता है कि गाय को नहीं मारना, ये मारना, लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ के मार भी देती है भीड़ गायों को बेचने के चक्कर में। जो भी होता है, हमारे देश में कई सारे घटनाएं जो वो फेक लगती है कि यार एक तरफ तो आप इसी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप ही के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है। भारत में बहुत ज्यादा मांस एक्सपोर्ट करती है आज भी सरकार। तो ये क्या हुआ कि सागर जिले में रतौना एक गांव है, सागर जिले में रतौना नामक स्थान पे 1920 में ये जो कसाई खाने हैं इसको बंद कराने के विरोध में इन्होंने एक आंदोलन किया था। रोज ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में जाते, मतलब क्या होता कि वहां पर बेल और गाय जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में काटे जा रहे थे, जो इनका देख नहीं पा रहे थे। स्थानीय पत्रकारों, समाचार पत्रों में, सब में इसी बात लिख रही थी। तो ये आंदोलन हुआ छोटा सा, और विरोध किया गया, और विरोध का नतीजा ये हुआ कि अंत में उनको ये बंद करना पड़ा। तो ये कसाई खाने जो है इनको बंद कर दिया गया। सरकार के विरुद्ध जनता की प्रथम विजय थी। सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन 1920 में छेड़ा था गांधी जी ने, ध्यान रखना। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में चल रहा था, और असहयोग आंदोलन में सरकार के विरुद्ध सागर में जनता की प्रथम विजय थी ये। तो विजय तो लगातार छोटी छोटी हो रही थी, लेकिन ये एक बूचड़ खाने बंद करवाना एक बड़ी ये थी। असहयोग का मतलब होता है सरकार आपसे सहयोग मांग रही है, आप सरकार का सहयोग ही ना दे। कोई भी गाय को काटने के लिए तैयार नहीं हुआ, सब कसाईयों ने मना कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंत में आकर के अंग्रेजों को कसाई खाने बंद करना पड़ा। ठीक है। तो ये जो बूचड़ खाने थे इनको बंद करने के पीछे जो कारण था वो सत्याग्रह था। वो सत्याग्रह का नाम रखा गया रतौना सत्याग्रह। कहाँ किया गया था? सागर के रतौना नाम की जगह पे किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या था रतौना सत्याग्रह का? बूचड़ खाने, कसाई खाने को बंद कराना इनका मेन मोटिव था। तो ये आप इससे पढ़ सकते हैं। बुंदेला सत्याग्रह। बुंदेला सत्याग्रह, कभी कभार इसके बारे में भी आ जाता है कि बुंदेला सत्याग्रह क्या था, कहाँ पे हुआ था। बहुत पुराना सत्याग्रह है हालांकि, 1842 में सत्याग्रह हुआ था। 1842, सोचिए आप कब समय चल रहा होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था जिसमें, तब बुंदेला सत्याग्रह हुआ था। बुंदेलखंड में ये शुरू हुआ था इसलिए इसको, और बुंदेला, देखिए बुंदेलखंड में शुरू हुआ था एक तो ये। दूसरा, बुंदेला ठाकुर जो थे उनका नाम था जवाहर सिंह बुंदेला, इनके द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअल में क्या हुआ था
ये लगान नहीं भरने के चक्कर में ये जो जमींदार ठाकुर साहब जो थे, जवाहर सिंह बुंदेला, दो लोग थे, एक मधुकर शाह। इनको लगान इतना देना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा लगान अंग्रेजों ने लगा दिया था, लगान नहीं दे पाए समय समय से, तो इनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई। जब आपसे आपकी जमीन लेने की धमकी दी गई, और पहले अंग्रेज जमीन छीन भी लेते थे, इनको डर हुआ कि अंग्रेज छीन लेंगे, बहुत गुस्सा था उनके अंदर, तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया उनके खिलाफ कि हम आपको जमीन नहीं देंगे। और विद्रोह किया तो इतना गुस्साए में आ गए कि वो उन्होंने क्या कर दिया, एक अंग्रेज के सिपाही को भी मार दिया। उस समय अंग्रेज के सिपाही को मारना बहुत बड़ी बात थी, उस समय अंग्रेज पीक पर चल रहे थे, तो अंग्रेज के सिपाहियों को मार मार दिया। और उसी के साथ जब अंग्रेज सिपाही को मारा, तो लोगों को लगा कि अलग अलग जगह पर ये लोग सब जगह ऐसे ही कर रहे हैं, संपत्ति हड़पने का काम चल रहा था देश में। ठीक है, तो ये जो संपत्ति हड़प, देखिए डलहौजी का कार्य भी चल, डलहौजी के काम में तो ये हुआ था, पूरे पूरे शासन हड़प गए थे, उत्तराधिकार नहीं मिलने पर हड़प नीति चलाई गई थी, तो ये नीतियां शुरू हो गई थी उस समय। तो बुंदेलखंड, नरसिंहपुर, सब जगह विद्रोह फैल गया, और वहां पर सफलता भी ले अर्जित की गई। जो लोग आपसे छीन रहे थे आपकी जमीनें, वो छीनना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि लगातार लोग विद्रोह कर रहे थे। नरसिंहपुर में ये राजा जो थे, गोंड राजा दिलहन शाह, इसने नरसिंहपुर से इस वाले आंदोलन का, बुंदेला आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया था। देखिए, ये बुंदेला आंदोलन इतना बहुत ज्यादा सफल तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कुछ जगहों पर इसकी सफलता के मायने हैं। ठीक है, बाद में इनको ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, पीक पे चल रहा था, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज लोगों को पता था कि आंदोलन को कैसे दबाना है। भले ही ये नर्मदा नदी के किनारे कई सारे जगहों पर, कई सारे तटों पर, कई सारे गांवों शहरों तक फैल गया था, लगातार लोग ये कर रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हो जाओ, खिलाफ हो जाओ, खिलाफ हो जाओ। कुछ समय तो ऐसा है कि आपको अंग्रेजी दिखना बंद हो गए थे इस क्षेत्रों में, और ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज शासन है ही नहीं यहाँ पर, सत्ता को एक समय खत्म कर दिया था। लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठा था, इनको लगा कि हमने आंदोलन कर दिया है भाई इसके खिलाफ, अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया, अंग्रेज दिख भी नहीं रहे, कोई अधिकारी आपके आपसे आकर मिल नहीं रहा, आप बिल्कुल आप फ्री में मोशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको लगा अंग्रेज सत्ता यहाँ से समाप्त हो गई, कुछ समय के लिए तो समाप्त हो गई थी। लेकिन 1942 के ही अंत में क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर लिया, ये जो राजा हृदय शाह थे, इनके पूरे परिवार को पकड़ लिया। ये एक राजा उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके पूरे परिवार को पकड़ लिया, और बाद में हो सकता है मार भी दिया हो। पूरे परिवार को पकड़ लिया, मार दिया गया होगा, तो लोगों में डर बैठ गया कि यार ये तो मारना शुरू कर दिया, सबको मारेंगे ऐसे तो। उनको लगा कि अंग्रेज मारेंगे नहीं, अंग्रेज बस क्या करते हैं, डराते हैं, मारते नहीं है। तो उनने उसको पकड़ लिया, हो सकता है मारने की खबर भी आ गई हो। तो ऐसे में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मनोबल गिर गया, और दहशत फैल गई। मधुकर शाह को पकड़ के सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। अंग्रेजों को पता था कि इंडियंस लोगों को डराओगे, और डराना किस चीज से, मौत से, क्योंकि इनको जीवन बहुत पसंद है, जीवन हर व्यक्ति को पसंद होता है। और इंडिया में लोगों को बहुत ज्यादा ये जो है बहुत डराता था ये, कि चौराहे पर आपने उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी, मधुकर शाह, जिसने ये बुंदेला विद्रोह शुरू किया था। दो ही लोग तो थे, एक तो ठाकुर साहब थे, एक मधुकर शाह थे। दोनों ने मिलकर के जो है अ, ये किया था, और मधुकर शाह को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी थी। तो ये जो दो लोग थे जिन्होंने शुरू किया, इसमें सबको पढ़ना क्या है केवल, कि बुंदेला विद्रोह की शुरुआत जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह ने की थी। और ये कब की थी, संपत्ति जब्त करने के विरोध में यह आंदोलन शुरुआत किया गया था। 1942 में सागर में हुआ था ये, सागर में इसकी शुरुआत की गई थी, और अंत में मधुकर शाह को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। बाकी सब कहानी है कि ये कैसे कैसे फैला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बुंदेला विद्रोह के बारे में छोटा सा टॉपिक आ सकता है कि क्या हुआ होगा उस समय। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में आजादी की जंग, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा होगा। देखिए, वैसे तो 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल रही थी, जिसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक फैली मैं आपको बता दूं। 1857 की शुरुआत जो हुई, वो भले ही बोला जाता है कि ये एक सिपोई म्यूटिनिटी था, सैन्य विद्रोह था। अंग्रेजों ने इसको सैन्य विद्रोह कहा, हम इसको दो नाम देते हैं। 1857 की जो क्रांति है, हमारे देश में इसको दो नाम दिए जाते हैं। एक तो ये क्रांति है,
कुछ लोग बोलते हैं कि 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, हम लोगों ने तो इसको जो नाम दिया है वो दिया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको क्रांति भी बोला गया, विद्रोह भी बोला गया। तो इन दोनों शब्दों के मायने क्या है, क्या अंतर होता है एक क्रांति में और विद्रोह में, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है जो उद्देश्य लेके चले वो अगर आपने पूरा कर लिया तो वो क्या है, क्रांति है। उद्देश्य लेके चले, पूरा हो गया, क्रांति है। उद्देश्य लेके चले, पूरा हो गया का मतलब ये है कि आपने बदलाव किया, पुरानी व्यवस्था को बदल के, बदल कर नई व्यवस्था लाना। पुरानी व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था को लाना जो है वो कहलाता है क्रांति। तो अगर मैं बोलूं कि 1857 में क्रांति हुई थी, तो हमने पुरानी व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था का आगाज किया था, और इसको क्रांति का नाम दिया गया। और विद्रोह का मतलब होता है जब उद्देश्य पूरा नहीं हो, लेकिन खाली अपने उनके खिलाफ काम किया है, कुछ बदलाव ला दिए हो। तो विद्रोह का मतलब होता है कि उद्देश्य तो जिस उद्देश्य से चले थे वो तो पाया नहीं, लेकिन आपने कुछ हद तक उसमें बदलाव जरूर कर दिए, तो उसको स्ट्रगल कहा जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लड़े, भले फाइनली हमको आजादी ना मिला हो। अगर मैं ये बोलूं कि 1857 की क्रांति इस बात को लेकर चली थी कि हमें आजाद करना है देश को, तो अगर ये आजादी को लेकर के क्रांति थी वाकई में, तो ये विद्रोह कहा गया, क्योंकि आजादी मिली नहीं हमको, पूरी तरह से आजादी नहीं मिली। लेकिन क्रांति का नाम इसलिए इसको दिया गया कि इसने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया था। आपने अगर पढ़ा है हिस्ट्री, नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि 1857 की क्रांति से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके महारानी ऑफ ब्रिटेन ने एक शाही फरमान जारी किया था। और उस शाही फरमान में उन्होंने लिखा था कि अब ब्रिटिश इंडिया जो है, भारत जो है, इसकी बागडोर क्वीन के हाथ में आ रही है। अब ब्रिटिश शासन सीधे यहाँ पर राज करेगी, और इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन है उसको ध्वस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। आपने ये पढ़ा होगा, जरूर सबने पढ़ा है ये। तो ये बदलाव किया ना हमने, पुरानी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी, नई व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो बदलाव हुआ, हमने बदलाव कर दिया उनने। अब उनने ये भी हमको दिया था, सांत्वना दी थी, श्योरिटी दी थी, अब किसी को हड़पा नहीं जाएगा। तो नई व्यवस्था का आगाज ही तो क्रांति है। जो क्रांति बदलाव ला दे वही तो क्रांति है। लेकिन आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, इस वजह से इसको विद्रोह भी कहा गया। कुछ लोगों ने और अंग्रेजों ने केवल इसे सैन्य विद्रोह का दर्जा दिया गया। ये सैनिक विद्रोह था, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाए गए थे, उनको मुंह से चीर करके कारतूस डालने थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में हमला करके इसकी शुरुआत की गई थी। यही हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ से इस तरह से शुरुआत हुई होगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा था। मध्य प्रदेश में मैंने बोला था कि ये जो सत्याग्रह, जो शुरुआत हुई थी, बुंदेला सत्याग्रह चल रहा था, ऑलरेडी इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हो गया था। जवाहर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह, इन लोगों ने भी बगावत कर दी थी दिल, ठीक है। तो हुआ क्या, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरुआत की गई थी। वहां से फिर कानपुर चली गई। कानपुर में, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद दिल्ली, बैरकपुर, इन सभी जगहों पर विद्रोह की लपटें, पूरे मध्य भारत में इसकी पहले शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के सफल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही था। 1857 क्रांति के सफल नहीं होने का कारण ये था कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह विरोध हुए। अगर सब जगह एक साथ पूरे इंडिया में, साउथ में तो विरोध ही नहीं हुए, पूरे इंडिया में एक साथ अगर विरोध होता तो अंग्रेजों को उसी दिन देश छोड़ना पड़ता।
लेकिन समस्या होती है कि हमको देश को संभालने के लिए हम उस समय पूरी तरह से थे नहीं, हम लोग एक व्यवस्थित नहीं हो पाए थे कि कैसे संभालेंगे उसको। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही? मध्य प्रदेश की भूमिका वहां पर यह रही कि जो बुंदेला शासक थे उनका इसमें योगदान रहा। वो लगातार अंग्रेजों से जो है खफा थे, क्योंकि अंग्रेज लगातार उनके खिलाफ गलत कर रहे थे, ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे, शासकों को डराते थे, उंगली पर नचाते थे। तो ऐसे में बुंदेला शासकों का योगदान 1857 क्रांति में काफी था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी कर दी थी। और दो लोगों का नाम वहां पर फिर से आता है। तो हालांकि हमारे यहाँ तो 1924 से शुरू 1824 से शुरू हो गया था। जवाहर सिंह और बुंदेला और नरसूद, जो कि जो मधुकर शाह थे, इन्होंने खिलाफ जो है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। और ये 1857 की क्रांति एकदम से शुरू नहीं हुई, बहुत धीरे धीरे शुरू हो रही थी, बहुत पहले से इसका जो है एक बैकग्राउंड बन रहा था। ठीक है। इसके अलावा क्या है, सागर में इसकी कुछ लपटें निकली, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, इन सभी जगहों में विद्रोह की आग भड़क गई। और धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये हो गए। लेकिन दिक्कत क्या थी कि तालमेल नहीं होने के कारण इनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं था कि भाई कब कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। मुखबिर बहुत सारे थे, तो दबा दिया गया। भले ही मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका मिलता नहीं है कि हमने कुछ अच्छा किया हो, लेकिन छोटी छोटी घटना है जिससे बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भी इसमें योगदान रहा होगा। ठीक है। बाकी जो राजा महाराजा से जिनने इसमें काफी मिल करके जो है अंदर घुस करके पूरी तरह से इनमें पार्टिसिपेट किया, वो थे तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा। ये नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, ये सब झांसी की रानी के साथ में ही थे, उन्हीं के परिवार के लोग थे। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था ग्वालियर में। ग्वालियर के राजा सिंधिया को हटा करके ग्वालियर पर कब्जा किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को उनकी झांसी से निकाल दिया था। तो उन्हें तात्या टोपे के साथ मिलकर नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। दोबारा एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि छीन हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। दोबारा मराठा साम्राज्य ग्वालियर से उदय उदय हुआ था। और यही जो था वो 57 की क्रांति का एक बहुत बड़ा इशू था। और बाद में भले क्रांति सब जगह दब गई थी, लेकिन झांसी की रानी अकेली डटी रही आखिर तक। और झांसी की रानी की डेथ के बाद तो फिर से पूरा छीन हो गया था, पूरा खत्म हो गया था। लोगों को लगने लगा था कि अब कुछ नहीं, क्योंकि झांसी की रानी ही उनकी एक उम्मीद बची थी कि ये अगर लड़ी और इनने अंग्रेजों को यहाँ से हरा दिया तो शायद हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रोटी कमल, ये दो चीजों को गांव गांव तक, कमल के फूल को गांव गांव तक घुमाया जाने लगा कि रोटी और कमल हमारा एक चिन्ह है, और हम लोग आजादी लेकर रहेंगे और अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये 1857 की क्रांति को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में छुटपुट चीजें आती है सामने। तो ऐसा कोई व्यवस्थित नहीं है कि मध्य प्रदेश में ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसमें ऐसा हुआ था। बहुत सारी जगह शामिल थी, लेकिन कोई व्यवस्थित एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को नहीं मिला, जो झांसी की रानी का संग्राम देखने को मिला था। ऐसा कुछ जो कानपुर में हुआ, जो बैरकपुर में हुआ, ऐसी घटनाएं तो नहीं मिली। छोटे छोटे विद्रोह तो आपको बहुत बढ़ के, जैसे मंदसौर, नीमच, यहाँ पर भी विद्रोह हुए, रतलाम में हुए, जावरा में हुए। तो छोटे छोटे विद्रोह तो बहुत ज्यादा हुए, लेकिन ले दे के कलेक्टिवली कोई ऐसा विद्रोह देखने को नहीं मिला जिसको हम लोग बोल सके कि 1857 क्रांति में मध्य प्रदेश में ही ये कुछ विद्रोह था। तात्या टोपे का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तात्या टोपे को मैंने बताया ना कि उसको पब्लिकली फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे जो है उनको पब्लिकली फांसी पर लटकाया गया था। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो नाम चल रहा था तात्या टोपे का, कि बहुत ज्यादा जो है हमारे नेता है, हमारा क्रांतिकारी है। तो उनको जब फांसी पर लटकाया गया तो फिर उसके बाद से ही जो शांत होना शुरू हो गया था, लोगों में डर फैल गया। झांसी की रानी को भी जो है वो मनोबल टूट गया कि भाई जिन्होंने उनको सिखाया था, तात्या टोपे उनके गुरु थे एक्चुअल में, तलवारबाजी सिखाई थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ये थोड़ा पूरा आंदोलन जो है बिखर जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आंदोलन का जो मैं इसमें ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं इतना ज्यादा, खाली एक कहानी के तौर पर है। तो 1857 की क्रांति में अ, जो योगदान रहा था वो कहीं ना कहीं पूरे भारत का है। और भारत में कुछ रियासतों की बात है जहाँ झांसी की रानी का इसमें जिक्र कर सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में कोई राजा सीधे तौर पर उनके सामने नहीं आया। ठीक है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये इनके बारे में जरूर आता है कि आजाद की शहादत, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जो झाबुआ के निवासी थे, अब तो अलीराजपुर में चला गया वो, उनको प्रयागराज के किस पार्क में जो है इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी? अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से उनका सामना हुआ था और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, ऐसा कुछ था ये। ठीक है। तो आज की क्लास में तो हम लोग यहीं तक कुछ बात करेंगे, कुछ कुछ इंसिडेंट पर हम लोगों ने बातें की है। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ लेंगे, दो तीन बचे हुए तो ये करवा ही देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सीधे जनजाति पर आ जाएंगे। देखिए, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम हम लोग याद रख लें, जिनके बारे में पढ़ ले तो अच्छा है। पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है शहीद शंकर शाह, शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह। इनकी बात कर लेते हैं, ये कौन? तो शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है, ये दोनों गोंड राजवंश के राजा थे। शंकर शाह उनके पुत्र रघुवीर शाह थे। तो राजवंश के राजा जो थे गोंड के, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनका नाम जो है देश के सेनानियों में याद रखा जाता है। भले ही ये राजवंश के घराने के राजा थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने, मुगल बादशाह के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी जो है जान भले ही दे दी हो, लेकिन इन्होंने आजादी के लिए लड़ाई तो लड़ी है। तो एक नाम आता है कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस राजवंश से था? तो गढ़मंडला जो था, प्राचीन गोंड राजघराने के वंशज थे। तो गढ़ रानी दुर्गावती का नाम भी इसमें आता है, गढ़मंडला की रानी थी, उसको भी बहुत सालों तक किसी ने हराया नहीं था। सबसे प्रतापी वीर महारानी दुर्गावती को रानी दुर्गावती जो है उनका नाम आता है। तो ये भी ध्यान रखना, अब इसको हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देसी रियासतों के सशस्त्र संग्रह हुआ था। उन्होंने शस्त्रों के साथ क्रांति की थी 1857 में। और इन्होंने काफी सहयोग दिया था इन दोनों राजाओं ने। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये मध्य प्रदेश के सेनानी हैं। इससे पहले भी इस गोंड राजवंश की रानी जो थी महारानी दुर्गावती, इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की फौज से तक संघर्ष किया था। तो रानी दुर्गावती गोंड वंश की रानी ने किसके खिलाफ संघर्ष किया था? अकबर यानी मुगलों के खिलाफ। जबकि इन दोनों राजाओं ने जो बाद में बहुत लेट आए, इन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। शस्त्रों के साथ अपनी सेना के साथ जुड़ गए। और कुछ लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, किसने तात्या टोपे का साथ दिया, और लड़ते हुए। तो मध्य प्रदेश में इन दो राजाओं का नाम जरूर आता है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में काफी योगदान दिया था। ठीक है। बाद में भले इनको मार दिया गया, जो भी किया, देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और ये शंकर शाह रघुनाथ शाह जो है, दोनों शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मारा इससे तक गया था कि पूरे रूह पूरे लोग कांप गए थे। कांप कैसे गए थे कि 18 सितंबर 1857 को तोप के मुंह में बांधकर तोप को फोड़ दिया गया था। सोचे, किसी का इंसान को आपको मारना है, चिथड़े उड़ा दिया गया उसके। तो ये दोनों राजा, और उसके चिथड़े एक आम आदमी की है, किसी छोटे मोटे क्रांतिकारी का नहीं। एक राजवंश के दो राजाओं को, बेटे और बाप पिता दोनों को एक साथ इन्होंने मुंह में बांध करके, तोप के मुंह में बांध कर उड़ा दिया। तो ये अंग्रेज ऐसा क्यों करते थे? अंग्रेज क्रूरता इसलिए दिखाते थे ताकि जो क्रांतिकारियों की जो हश्र हुआ है वो आगे दूसरे क्रांतिकारी जन्म न ले। तो आगे इसी क्रांति या जन्म न ले, ऐसी क्रांतियों को दबाने के लिए अंग्रेज ऐसा करते थे। तो सोचो, जिन दो लोगों ने देश के लिए तोप के मुंह पर बांधकर जिनको मार दिया, चीथड़े उड़ गए, यानी उनको शहीद तो वो हुए, लेकिन बाद में उनको जो है राख भी उनके नसीब नहीं हुई, आग भी नसीब नहीं हुई, उनका जो है अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा चीथड़े उड़ा दिए। कहाँ से उनको ढूंढ के लाए आप? तो ये शंकर शाह दोनों के बारे में पढ़ा जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में सब जानते ही हैं, चंद्रशेखर आजाद किस तरह के व्यक्ति थे। 24 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। और 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। खुद ने स्वयं को गोली मार ली थी, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत संग्राम सम्मानकारी और अत्यंत लोकप्रिय क्रांतिकारी थे ये। असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, तब से आजाद में विचारधारा का बदलाव आया। तो अगर आपको पूछेगा कि चंद्रशेखर आजाद के अंतर्गत ये क्रांतिकारी विचारधारा कब हुई, तो चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी विचारधारा उनके अंदर तब आई
जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जब उनको लगा कि इस शांतिपूर्ण तरीके से देश आजाद नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्रांतिकारी रूप अपना लिया और उन्होंने एक पार्टी का शुरुआत किया। एक पार्टी ऑलरेडी चल रही थी जिसमें वो जुड़ गए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के साथ वो जुड़ गए। अब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह दोनों का जुड़ाव होता है इस बीच में कहानी में, और बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, जो गरम दल बल थे, जो मारने में विश्वास रखते थे, सब जुड़ने गए। और इसके साथ इन्होंने काकोरी का षड्यंत्र रचा था और 1922 में हुआ था। तो ये काकोरी कांड जो लिखा हुआ है, इसको आजकल हमने नाम क्या दे दिया, षड्यंत्र। तो इसको नाम चेंज कर लेना, काकोरी का षड्यंत्र। काकोरी कांड को नाम दे दिया षड्यंत्र। और सैंडर्स को मार दिया था। उस सैंडर्स का वध करने में इनका नाम आता है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने मिलकर के उस व्यक्ति को गोली से मार दिया था। उस अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। आपको पता है, साइमन कमीशन का विरोध करने के चक्कर में लाला लाजपत राय पर एक सैंडर्स नाम का एक अंग्रेजी एक अधिकारी था, उसने लगातार लाठियां बरसाते गया और उस लाठी बरसाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और एक दिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने मिल करके उनको सीधे पब्लिक में गोली मार दी थी। तो इस सैंडर्स की हत्या का जो है, ये इसमें भी इनका नाम आता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो भावरा गांव झाबुआ जिले में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। एट प्रेजेंट शायद ये अलीराजपुर में है, अलीराजपुर का नाम भी चंद्रशेखर आजाद नगर रखा गया है। 1906 में हुआ था, 1906 में इनका जन्म हुआ था। 1919 के जलियांवाला नरसंहार ने इनको काफी प्रभावित किया, क्योंकि इनको तब लगा कि अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने असहयोग आंदोलन में थोड़ा सक्रिय भाग लिया, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त होता है, तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला इससे, शांतिपूर्ण तरीके से। तो उन्होंने फिर भगत सिंह वाला रूट अपनाया। ठीक है, ठीक है। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इनको गिरफ्तार भी किया गया था और 15 बेंतों की सजा दी गई। बेंत मारना जो मारते हैं, छड़ी जो को कोड़े मारने टाइप का, इन वो सजा सुनाई दी गई थी। वो सजा भी इन्होंने काटी, सजा उन्होंने ली, यानी मार भी खाई अंग्रेजों की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भगत सिंह की तरह आजादी का मतलब भगत सिंह ने जो अपना एक रास्ता अपनाया था कि ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से आजादी नहीं मिलेगी, क्रांतिकारी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो भगत सिंह की तरह इन्होंने भी क्रांतिकारी अप्रोच अपनाना शुरू की। और आखिरी में, हालांकि बाद में अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि आखिरी तक अंग्रेज जो है, इनके मरने के बाद भी इनके बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर सा फैल गया था। ठीक है। मोहम्मद बरकतुल्ला, बरकतुल्ला जो भोपाल में आज हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उन्हीं के नाम पर है। ये व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद बरकतुल्ला जो है, ये भोपाल के निवासी थे। मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाल के निवासी थे और बाल्यावस्था में ही शिक्षा के लिए विदेश चले गए थे। काफी अच्छी शिक्षा लेने लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था, विदेश चले गए थे। भारतीय क्रांतिकारियों में, वहां जो इंग्लैंड में जो सक्रिय क्रांतिकारी थे, उनके संपर्क में आए। तब इनको लगा कि भारत के लिए कुछ करना है। तो राजा महेंद्र प्रताप और लाला हरदयाल जो थे, इन दोनों का इन्होंने सहयोग करना शुरू किया। उस समय लाला हरदयाल बहुत बड़े एक नेता थे। तो महेंद्र प्रताप और लाला हृदय लाल जो थे, उनके सहयोग में आए और इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी, लाला हृदय लाल ने। तो गदर पार्टी में बरकतुल्ला जो थे वो जुड़ गए। तो बरकतुल्ला जो है, उनका संबंध किस पार्टी से था, गदर पार्टी जो लाला हरदयाल ने बनाई थी, उनके साथ इनका संबंध था। और अ, जो हालांकि भारत में नहीं रहे, इनका जो जीवन है वो पूरी तरह से विदेश में रहा है। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कुछ काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी गदर पार्टी में इनका काफी योगदान था। इसी वजह से इनको एक क्रांतिकारी का दर्जा दिया गया और संबंध भोपाल से था। इस वजह से हम लोग एमपी में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ज्यादा कुछ तो इनके बारे में नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि किस पार्टी से उनका संबंध था। ठीक है। बाकी बिहारी लाल व्यास के बारे में तो नहीं नहीं पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, बिहारी लाल के अलावा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नेता भी भारत में हैं। आप मध्य प्रदेश में आएंगे जिसका नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये तीन चार लोग के बारे में पढ़ लिया काफी है।
और खासकर चंद्रशेखर आजाद और ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनका जरूर पढ़ना, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली जो है